स्वागत है आपका तर्क आई स्पीशीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आज के टाइम पे मैं आपकी एक पूरी टॉपिक खत्म कर दूंगा। अब जैसा कि मैं कौन हूं, तो मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एक बार यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है। तो मुझे ये पता है कि किस हिसाब से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी की तरफ से। और नेक्स्ट वीडियो मेरा यूपीएससी के ऊपर यूपीएससी के पीवाईक्यू के ऊपर से एनालाइज करके आपको अच्छे से वीडियो बताया जाएगा कि कैसे कैसे वो वर्क कर रहा है। ओके, तो अब हम इसके बारे में आगे से डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला कैसा है कि हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या क्या रोल है, यूएनएससी का क्या क्या रोल है, यूएनपीके का क्या रोल है। पीके मतलब पीस कीपिंग फोर्स, जैसे कि इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। इसको बनाने की वजह क्या बनी थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बना, कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर में से कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, हर मेंबर की सीट कितने साल के लिए होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रिक्स के इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये बात करेंगे कौन सी ब्रिक्स में कंट्री जुड़ी और कौन से रिसेंटली जो एक कंट्री जो जुड़ी भी थी वो पार्टिसिपेट नहीं की, कौन से समिट ने पार्टिसिपेट नहीं की, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एजियन के बारे में बात करेंगे, शार्क के बारे में बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे, क्वाड, अंकुश। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज हम इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करेंगे और खत्म करेंगे आपका। ये थोड़ा तेज होगा वीडियो क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपके फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप जितना हो सकता है हमारे फैक्ट्स को अच्छे से सुनते रहना। 2 बार इसका रिवीजन होगा। अभी मैं एक आपको रिवीजन के 4 वीडियो के तौर पे इसको खत्म करूंगा। देन उसके बाद एक वीडियो बनेगा जो मैराथन रहेगा और उसमें बहुत फटाक से आपको रिवीजन मिल जाएगा जो कि काफी इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बात करने से अच्छा आगे काम करते हैं। देखिए, पहला ही टॉपिक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसमें बात हो रही थी पैलेस्टाइन को ऐड करने के लिए। तो पैलेस्टाइन को सिर्फ टेम्पररी मेंबरशिप देने के लिए कि क्वालिफाइड हो जाए एक मेंबरशिप के लिए, उसके लिए बात हो रही थी। अब कोई कंट्री को उसके अंदर ऐड करना है तो उसके मतलब यूनाइटेड नेशन में ऐड करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि अफर्मेटिव वोट्स होने चाहिए, मतलब 15 में से 9 वोट तो सपोर्ट में होने चाहिए कि भाई इसको लेना ही लेना है। इसमें से एक भी वोट जो P5 मतलब परमानेंट जो 5 कंट्रीज है ये अगेंस्ट न जाए उस कंट्री को ऐड करने के लिए, ये हमें याद रहना चाहिए। जैसे कि पैलेस्टाइन को ऐड करना है तो P5 कंट्री है, कौन कौन सी P5 कंट्री है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है और यूनाइटेड किंगडम है। अब इसमें से कोई अगेंस्ट में वोट ना कर दे कि ये आ नहीं सकती या ऐड नहीं हो सकती, समझ गए। तो ये होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या कि एक तो 2/3 मेजोरिटी वोट होने चाहिए जितने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है। इतने सारे लोग मिलकर अगर ऐसे सब एक क्राइटेरिया फिल होता है तो कोई भी एक कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में इधर ही इतना इतना ही बताया था मैंने आपको, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत फटाक से बता दिया। मैं बोल रहा हूँ आपको ये रिवीजन है, इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत फटाफट आपके फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन में कितने टोटल मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट काउंसिल में 5 है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर बोलते हैं। वो नॉन परमानेंट मेंबर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, हर कॉन्टिनेंट से इलेक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट से इलेक्ट होता है, अफ्रीका से इलेक्ट होते हैं, 3 इलेक्ट होते हैं। मैं भी आपको उसके भी बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब आई पिक्चर में, 1945 को आई। क्या है इनके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। मेंबर्स कितने हैं इसके टोटल, 193 मेंबर है। अब 194 होने जाएगा, पैलेस्टाइन होने जाएगा। पैलेस्टाइन अभी एक टेम्पररी मेंबरशिप के ऊपर से बात हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। सेशन इसका कब कब होता है, रेगुलर होता रहता है, एनुअली होता रहता है। अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग आई तो उसके पहले भी उनको बुला के फिर कर लेते हैं। और क्या है, इलेक्टेड फ्रॉम अ 5 ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैं बताया आपको 5 ज्योग्राफिकल जो 5 कॉन्टिनेंट होते हैं। जिसको नहीं पता वो कमेंट करे, मुझे बताए कौन से 5 कॉन्टिनेंट है और अब टोटल कितने कॉन्टिनेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू फॉर यूएन जनरल असेंबली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए, जनरल असेंबली के जो फंक्शन है, पहला तो जो भी एक चीज बोलेगा नॉन बाइंडिंग होगा, पॉलिटिकल और मोरल इन्फ्लुएंस होगा, मतलब ये ज्यादातर इथिक्स के ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स में इलेक्ट करते हैं, 10 लोगों को इलेक्ट करेंगे, हर 5 कॉन्टिनेंट से अलग अलग लोग आएंगे। रिकमेंडेशन ऑन वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस होते हैं, मतलब कि जो भी वो रिकमेंडेशन देगा उसको नोटिफाई किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, समझा जाएगा, उसके हिसाब से काम होगा। ओके, ठीक है, चलिए। अब यूनाइटेड नेशन ये पीस फॉर द फ्यूचर ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, 21st सेंचुरी की, मतलब अभी करंट डेज में इनिशिएटिव चल रही है। इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन है।
अब ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, इसके नाम से जैसे आपको पता चलेगा किस पे फोकस, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखेगी। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस पे होके बने, डिजिटल डिवाइड्स ना क्रिएट हो जाता, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर से ध्यान दिया जाएगा, और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, मतलब कि जितने भी टेक्नोलॉजी होगी उसके ऊपर बात किया जाएगा और उसके एनहांसमेंट के ऊपर से काम किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, यूएनएससी के ऊपर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट हुए थे इस बार डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। याद रखना, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। ठीक है, डीजी पी स्क्वायर एस। ठीक है, डीजी पी स्क्वायर एस याद रखना। ठीक है, पीएस डीजी करके याद रख लीजिए। पहले कौन था? इंडिया था। जैसे कि इंडिया ने अपनी मेंबरशिप खत्म हुई थी, हर 2-2 साल पे चेंज होते हैं, याद रखना, हर 2-2 साल पे चेंज होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म्स के लिए होता है। अब ये 2 साल के बाद फिर इन लोग चेंज हो जाएंगे। ओवरव्यू क्या है? देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। कौन इंटरनेशनल पीस को सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंश्योर करेगा। कब बना था? ये साथ में ही बना था 1945 में। किसके साथ में बना था ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएस है, ऊपर ही बात हुई थी। अब इनके पास पावर होती है वीटो पावर। वीटो पावर जिसको नहीं पता और जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बता दे कि वीटो पावर क्या होता है। ठीक है, फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा अफ्रीका से आ रहे 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर पार्ट से 2 आ रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 आ रहे हैं। समझ गए? तो कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7 और 9 और 1 10 हो गए ना टोटल। तो सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं? अफ्रीका से आ रहे हैं। अगर यूपीएससी के प्री में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना। ठीक है, कितने टर्म होते हैं इनके? 2 साल के टर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएगा। अब बहुत फटाफट हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल्स है, इनका जो डिसीजन होता है, जो भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रहेगी, वो बाइंडिंग होगा। किनके ऊपर बाइंडिंग होगा? पूरे वर्ल्ड के ऊपर नहीं, 193 कंट्रीज के ऊपर। जो उनकी मेंबर कंट्रीज है उनके ऊपर ये बाइंडिंग होता है। बाकी तो कुछ लोग होते हैं जो फॉलो भी नहीं करते। इंडिया को जब परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली तो 2021 और 22 में मिल गई थी। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा रहा था कि कैसे कैसे, स्पेशली स्टेट सर्विस में तो पूछा ही जा रहा था। अब कॉमन प्लेज इनिशिएटिव था। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव में देखियो, अब अबाउट इसमें 2 काम सबसे बड़ा हुआ था। एक तो डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर मीडिएटर्स, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओ हो गई, एसएसजीज हो गई, ये सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाने के लिए पूरी बात हुई थी। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट, अपॉइंटिंग अ वुमेन एज अ लीडर, मॉनिटर्स, जो मीडिएटर्स होते हैं एज अ वुमेन्स को अपॉइंट किया जाता है। क्यों ये जरूरी था? तो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि एज अ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो वुमेन पार्टिसिपेशन के पीछे क्यों इतना ध्यान दे रहा है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखता है तो एज अ ग्लोबल ग्रोथ दिखता है। समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यूएन पीस कीपर हो गया। अब यूएन पीस कीपर्स कौन होते हैं और यूएन पीस कीपिंग फोर्स अलग क्या होती है, क्या दोनों में फर्क है, इसके बारे में अभी हम बात करें। ठीक है, इंडिया का एक लीड की थी इनिशिएटिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये न्यू डेटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड अ क्रिमिनल्स जितने भी होते थे अगेंस्ट किसके? पीस कीपर्स फोर्स के अगेंस्ट जो भी करते थे क्राइम्स, तो उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करती थी। उस डेटाबेस जो क्रिएट करती थी उसका नाम था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करें। 2022 की इनिशिएटिव है, इंडिया ने लॉन्च की थी। अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट कौन पहनता है? जितने भी पीस कीपिंग फोर्स वाले होते हैं। सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स में कौन सी कंट्री है मुझे कमेंट करके बताना, वरना मैं भी बता नहीं वाला हूं। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन और रीस्टैब्लिश्ड पीस इन ऑन एरिया ऑफ आर्म कंफ्लिक्ट एरिया में। तो जितने भी आर्म्स कंफ्लिक्ट एरियाज होंगे, जैसे लेबनान हो गया और आपका सोमालिया वाले रीजन हो गए, जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई होने वाली सिचुएशन या कम्युनल वायलेंस ज्यादा कर इंक्रीज होंगे, वहां पे इसको फोकस में रखते हुए इनको तैनात किया जाता है। किनको? पीस कीपिंग फोर्स को। ठीक है, तो कब बना ये? 1948 में। अब ये आप मुझे बताइए 1948 में क्यों बना, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ठीक है, विथ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्व इन वेस्ट एशिया फॉर आर्मेस्टिक एग्रीमेंट। ठीक है, आर्मेस्टिक एग्रीमेंट ये याद रखना। एम क्या है? कन्फ्लिक्ट टू पीस। जहां पे कन्फ्लिक्ट वाली एरिया वहां पे पीस लाना। सबसे पहली बात तो यही है कि वहां पे पीस आ जाए। तो ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब हो गया। अब देखिए ब्लू हेलमेट होता है उनका,
यूएन पीस कीपर्स वेयर डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स, तो ब्लू हेलमेट्स ब्लू कलर का ड्रेस पहनते हैं और वो खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करता है, एज ए इंडियन सोल्जर वहां पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कौन कौन जा सकता है? आईपीएस भी जा सकते हैं और सीनियर मेंबर जो भी मिलिट्री के होते हैं वो भी जा सकते हैं, नॉर्मली एग्जाम के तौर पे चले जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूएन, क्या क्या अदर है? यूएन एस्केप है। अब यूएन एस्केप एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2024, ये रिलीज करती है। सबसे पहला रिपोर्ट ये रिलीज हुआ था 1947, ठीक है, ये याद रखना 1947 में सबसे पहला रिलीज हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, अब ये आया था 1947 में और इसको रीनेम कर दिया। पहले इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया फार ईस्ट करके होता था, अब रीनेम करके इसको 1976 में रख दिया गया। ठीक है, मेंबर्स कितने? 53 मेंबर्स है। इंडिया का इसका मेंबर है कि नहीं? हाँ है। फुल टाइम मेंबर है? हाँ है। और 9 एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अच्छे से याद रखना, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को ये फोकस में रखते हुए बनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फटाफट आपको बता रहा हूँ, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कैटेड, ठीक है, 60th एनिवर्सरी होगी ये। तो अभी मुझे बताइए कभी स्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, उसकी एक पार्टी है ये, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल किसमें कितने मेंबर है? 195। अब यहाँ पे 195, वहाँ पे 193, तो इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्वर स्टेटेड यूनाइटेड नेशन देता है। उसका प्रोसीजर बहुत होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि पहले जनरल असेंबली पास कर रही है, स्पेशल काउंसिल्स पास कर रही है, फिर उसमें भी परमानेंट काउंसिल वीटो ना कर दे, तो उसके बाद जाके कोई कंट्री एज अ मेंबर बताए यूनाइटेड नेशन का। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एग्रीमेंट्स है, जैसे कि अदीस अब्बास एग्रीमेंट है, एजेंडास जो भी है। डिबेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम्स बनाया गया है। तो इसका बाद देखें, डेप्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, ये क्या करता है? डेटा का डेप्थ को मैनेजमेंट करता है बिटवीन द 195 कंट्रीज में, कि ये एलोकेट करेगा और देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, भाई उधर कैसे सिस्टम चल रहा है। उस हिसाब से हर एक कंट्री को अवेयरनेस पहला पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम एक दूसरा एक इनिशिएटिव हो गया। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होता है? आप समझिए, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम क्या होता है? ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी है। ठीक है, ये कंट्री ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, ये एक चेन की तरह क्रिएट होता है ना, कि ये कंट्री इसको बेच रही है, दूसरी एक कंट्री इसको बेच रही है, मतलब ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है। क्या ये यहाँ से डायरेक्ट सकता है? हाँ, ये भी जा सकता है, ये भी एक चेन है। ये डायरेक्ट जाने से बेनिफिट ये होता है कि टैक्स कम हो जाता है और टैरिफ में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये सब पे भी वॉच करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे सबसे अच्छा बेस्ट करती है, और उसके भी एक रीजन है और यहाँ पे भी एक रीजन है। तो इसमें सप्लाई चेन बनाने का मतलब क्या? इसमें सप्लाई चेन बनाने का मतलब यह है कि प्रॉस्पेरिटी, पीस, सिक्योरिटी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें। यूनाइटेड नेशन का सबसे अच्छा काम यह है कि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को सबसे ज्यादा फोकस में रखती है। ओके, चलिए यूनाइटेड नेशन इसके बारे में बात कर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्केलेटिंग डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल सप्लाई चेन को, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरडिपेंडेंसीज जितनी है उसको कम करना, उसको बढ़ाना, जो भी होगा वो सब वो देखेगी। की आउटकम क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरमोडल है, लो कार्बन है, एफिशिएंट और रिजिलियंट फ्रेट ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देगी ये, लॉजिस्टिक टू मीट अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को भी मीट करने के लिए। मतलब आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो इश्यूज चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर चल रहा है। उस क्लाइमेट चेंज को अपने फोकस में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने ये चीजें लॉन्च की थी, इसलिए इसको एक इंपॉर्टेंस है पूरे ग्लोबल लेवल पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं G4 नेशन के बारे में। G4 जो नेशन है वो मेनली बना था कि यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट काउंसिल है उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, मुझे ये कमेंट करके बताना, और कौन कौन से होते हैं ये भी। अब G4 इसके लिए मेनली बना था कि ताकि यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट काउंसिल में रिफॉर्म आ पाए और एक कंट्री जुड़ पाए। तो और एक या दो कंट्री, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का उठ के आ रहा था, क्योंकि इंडिया एज ए जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे सबसे ज्यादा उठ रहा था। मुझे ये बताइए कमेंट करके, कौन सा ऐसा एक मिनिस्टर था जिसने बोला था कि अब यूके को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए परमानेंट काउंसिल में और इंडिया को दे देना चाहिए? प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बता देना, कि मैं मान जाऊंगा आपको कि भाई आप भी एक अपडेट अपना तरीके से लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है,
तो इंक्लूसिव ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये सब मिलके बना है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। इन लोगों ने बोला है कि भाई परमानेंट काउंसिल जैसी से चीज से हटके थोड़ा और बड़ा बनाइए उसको, और भी लोगों को लिए, और रीजनल लोगों को लीजिए, क्योंकि अब इकोनॉमिक रिफॉर्म ज्यादा अच्छा हो गया और भी लोगों को लेने से और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और ज्यादा इंक्लूसिवनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, 25 to 26 परमानेंट एंड 4 to 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, इस तरीके से बात हो रही थी पूरी। तो यही था इसके ऊपर G4 के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में कल ही द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, आईसीसी के बारे में, ब्रिटेन को लेके था। अब मुझे सॉरी ब्रिटेन को नहीं, यूएस को लेकर था। बताइए यूएस में अभी कौन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट बना है, और उस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, सॉरी उस प्रेसिडेंट का टर्म्स कितना होता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अब आईसीसी के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो था वो कब अडॉप्ट हुआ और फोर्स्ड में कब आया? सबसे पहले बात है वो अडॉप्ट हुआ था 1998 में। ठीक है, एनफोर्स्ड कब हुआ? 2002 में। इतने टाइम क्यों लग गया भाई? ऑफिस बनाना पड़ेगा, हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा। अब मुझे आप ये बताइए उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें टोटल कितने मेंबर है? 124 मेंबर है। ओके, तो 123rd कौन बना था? पैलेस्टाइन। 124th कौन बना था? मलेशिया। तो याद रखना 124th कौन सा बना था? मलेशिया। कब बना था? ये बना था 2019 में। और कौन कौन इसके मेंबर नहीं है? इंडिया क्या इसका मेंबर है? नहीं है। चाइना है? नहीं है। रशिया है? नहीं है। इजराइल है? नहीं है। याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान है कि नहीं? पाकिस्तान है इसका मेंबर। तो अब मुझे बताइए आईसीसी का जो मेन जज है वो अभी कौन है? कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है? ऑब्वियसली होगा, तभी तो ये कोर्ट है भाई, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स। अब इंटरनेशनल क्राइम्स कौन कौन से होते हैं? जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जितने भी वॉर होंगे क्राइम्स में, और क्राइम्स फॉर ऑफ एग्रेशन। अभी वॉर क्राइम्स क्या क्या होते हैं कि भाई पैलेस्टाइन के ऊपर तुमने इतने सारे बम गिरा दिए, हमास को इतना मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब एक वॉर क्राइम होता है। ठीक है, इस सब में इंक्लूड करके बहुत बार बोले भी है कि नेतन्याहू को अरेस्ट कर लो, बहुत बार बोले पुतिन को अरेस्ट कर लो जब वो क्रीमिया ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो इसके बारे में पूरी बात होती रही है। ठीक है ना। अब देखिए आईसीसी और आईसीजे। ठीक है, आईसीजे एक यूएन चार्टर के थ्रू पे बना है। ठीक है, तो आईसीजे एक यूएन चार्टर के थ्रू पे बना है। आईसीसी एक रोम स्टैट्यूट के थ्रू पे बना है। कब आया था रोम स्टैट्यूट? 1998 में। और कब एनफोर्स हुआ? 2002 में। आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेज में। आईसीसी का। आईसीजे के कहाँ पे है? हेज में। दोनों का है, नीदरलैंड दोनों में। बस ये याद रखना, दोनों में ये कॉमन है। दूसरा क्या है, यहाँ पे 18 जज बैठते हैं, जो 9 ईयर्स उनका टर्म होता है। बस इससे ज्यादा मत याद रखिए। यहाँ पे 15 जज बैठते हैं और 9 ईयर इनका टर्म होता है। केसेस क्या? होल्ड ओनली इंडिविजुअल क्राइम्स है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस है। यहाँ पे 2 टाइप्स के केसेस देखे जाते हैं। एक तो कंटिशियस केसेस होता है और एक होता है एडवाइजरी प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन भी दिया, आप देख सकते हो। इसके बारे में मेरे को बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एशिया कंट्रीज में या तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंस है। एज ए एशिया में सबसे बड़ी कोई एंटिटी है तो वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स अपनी तरफ से क्या समझाना चाह रहा है? ब्रिक्स का एक समिट हुआ था, 16 समिट, सॉरी कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कजान रशिया में। ठीक है, कजान रशिया में हुआ था। तो ब्रिक्स को सबसे पहला जो आइडिया दिया गया था वो ब्रिटिश की तरफ से जिम ओ'नाइल ने दिया था 2001 में कि ब्रिक्स जैसी कोई चीजें बने जो एक G8 के इक्वल हो, मतलब एक उसके ऑर्गेनाइज होके उसके तरीके से बने। तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी, हेल्ड हुई थी कहाँ पे? रशिया में 2009 में। वहां से ब्रिक्स के ऊपर से बात हुआ था। ओरिजिनली 5 मेंबर्स थे, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया है, ये 4 थे। 5वां फिर जुड़ा साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा। ठीक है, ये याद रहेगा। अब न्यू मेंबर कौन कौन से बने? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। अब मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी एक कंट्री थी जो मेंबरशिप तो ले ली थी मगर वो एक समिट में आई नहीं ब्रिक्स के, जो जिस टाइम पे करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही थी ब्रिक्स की? कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, इंडोनेशिया हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन मेंबर ऑफ ब्रिक्स का याद रखने वाले पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। सऊदी अरेबिया स्टिल had not made a formal decision as of the end of 2024 तक।
जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये रहा, सऊदी अरेबिया। रिसेंटली जब ब्रिक्स का सबमिट हुआ कजान रशिया में, तो सऊदी अरेबिया अटेम्प्ट नहीं किया, ऑल्दो इसने अनाउंस तो किया था कि मैं इसका मेंबर बनूंगा। अब क्यों नहीं आया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिनका भी आईआर ऑप्शनल होगा वो जरूर कमेंट करके बताएं, और उनको पता भी होना चाहिए। अगर उनका नहीं पता तो भैया तुम्हारी पढ़ाई बहुत खतरे में चल रही है, सोच लेना। ठीक है, सेक्रेटरीट कोई परमानेंट मेंबर ही नहीं है ना, इसका तो कोई जगह ही नहीं है, सब अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज होती रहती है, और यही 5 कंट्री में घूमते रहते हैं यहाँ पे चेयरमैनशिप इसका। ठीक है, ब्रिक्स की इनिशिएटिव क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है। कब कब बना है? शंघाई, कहाँ पे? चाइना में। यहाँ पे ब्रिक्स की बैंक कब बनी थी? 6th ब्रिक्स समिट में बनी थी। फोर्टेजा ब्राजील एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, तब ये बना था, याद रहना। 6th ब्रिक्स समिट थी, फोर्टेलेजा समिट हुई थी, वो कहाँ पे आता है? ब्राजील में, और 2014 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। फिर कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कहाँ पे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा मेंबर नेशंस को। एनकरेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंजेस में जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैलेंजेस रहेगा उसको एड्रेस करने के लिए। क्यों किया ये? ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। इवन 1991 में इंडिया ने ये चीजें फेस की थी, तब हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास सबसे ज्यादा जाना पड़ा था। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई ब्रिक्स एक जैसी कंट्री में जैसी एक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी हो, अब ये सब चीज का सपोर्ट वो कर देगी, तो जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो ब्रिक्स के बीच में जितने भी प्रोडक्ट होंगे एग्रीकल्चर को एक्सचेंज होते रहेंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सॉरी कॉन्स्टेलेशन होगा, कि एक सैटेलाइट रहेगी जो सबको मिलती रहेगी, यूनिवर्सल रहेगी, बाय प्रेजेंट होगी। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव यूपीआई की जैसे ही है ये, एक समझ लीजिए यूपीआई की जैसे नहीं, सॉरी, स्विफ्ट की तरह है। अब स्विफ्ट जब से रशिया के ऊपर बहुत बार बैन लग चुका है, इसराइल के ऊपर बहुत तरीके से बैन लग चुका है, तो इंडिया ने बोला कि अब हमें खुद की भी एक स्विफ्ट जैसा सिस्टम बना। स्विफ्ट ये होता है कि कोई बैंक को दूसरे बैंक से कांटेक्ट करना है, कोई मनी ट्रांसफर करना है, तो उसमें स्विफ्ट का सबसे अच्छा रोल होता है। तो ब्रिक्स भी अब सोचा है कि क्या बनाना चाहिए हमें, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, जिससे एक स्विफ्ट का एक अल्टरनेट क्रिएट हो जाए। कल को एशियन कंट्रीज या हम जैसी कंट्रीज किसी के साथ भिड़ गई, तो ये जो इतनी भी वेस्टर्न की डेवलप कंट्री है वो हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए, इसके लिए ये इनिशिएटिव को लाया गया। ठीक है, याद हो गया। चलिए, एशियन के ऊपर बात करते हैं। आसियान बोलो, एशियन बोलो, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो। ठीक है, तो 21st एशियन समिट कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में हुई थी। सॉरी, वियतनाम नहीं, लाओ पीडीआर में। ठीक है, वही हो गया, वियतनाम के। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था 1967 में। 5 मेंबर है इसमें, जब बना था ये तब 5 मेंबर थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता था इनको, क्योंकि भाई बहुत डेवलप कर रहा था, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट चल भी रहा था उनका। ठीक है, तो एशियन डिक्लेरेशन आया, कब आया? 1967 में। तो अब इसके मेंबर कितने हैं? टोटल 10 मेंबर है। कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन से नए मेंबर है, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। इंडिया जो इसके अंदर मेंबर बनता है वो डायरेक्ट दिल्ली डिक्लेरेशन से बनता है और दिल्ली डायलॉग से बनता है। ठीक है, अदर जितने भी उनके अलग अलग डायलॉग्स रहते हैं, जैसे बीजिंग डायलॉग्स हो गया, हांगकांग डायलॉग्स हो गया, भाई टोक्यो डायलॉग्स हो गया, उसके थ्रू पे इन लोग सब एशियन से जुड़ते रहते हैं। एशियन से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन जो इसका खुद का मैप है। अब मुझे ये बताइए कि इस पास को क्या बोलते हैं? ठीक है, और यहाँ से पूरे एशिया का 40% ट्रेड होता है, पूरे एशिया नहीं, पूरा ग्लोबल का 40% ट्रेड होता है। तो आप समझ गए ना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक इनिशिएटिव था एशियन रीजनल फोरम, 1994 में आया। ठीक है, 1994 में आया, और इंडिया इसको 1996 में ज्वाइन किया। कितने मेंबर है टोटल इसके अंदर? 27 मेंबर है एशियन डायलॉग पार्टनर्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे कंट्री के ऊपर। एशियन फ्यूचर फोरम आया था। 43rd एशियन समिट हुआ वियतनाम में। कहाँ हुआ? वियतनाम में। 2023 में ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, और इस एशियन फ्यूचर फोरम का इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर है। इस चीज को जरूर याद रखना। किसका? एशियन फ्यूचर फोरम का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एशियन +3 कॉर्पोरेशन हुआ था। एशियन +3 कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कोई 3 कंट्री और एशियन के साथ जुड़ रही है, तो +3 आ गया। चाइना हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया। इंडिया इज एक्टिव पार्टिसिपेट करता है एशियन के एक डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग में। ठीक है, एक्सपांड एशियन मैरीटाइम फोरम में भी विजिट करता है, और इंडिया एज अ बहुत काफी इंटरेस्टेड रहता है इस सब रीजन में।
ठीक है, चलिए अबाउट इंडिया एशियन के रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया बिगेन किया था 1992 के बाद से रिलेशनशिप एशियन से सबसे ज्यादा बनाने की कोशिश की थी, क्यों? इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। जैसा कि 1991 के बाद से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया गया था, तो उस टाइम पे इसी चीज को फोकस में रखते हुए ये बोला गया कि क्यों ना हम एशियन के साथ कनेक्ट होकर अपने आप काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, एशियन सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज बनाई गई, तो इंडिया और एशियन के बीच में चलती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट के ऊपर। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट 19 ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई थी? जकार्ता इंडोनेशिया में। याद रखना कहाँ पे हुई थी? जकार्ता इंडोनेशिया में। कौन सी? 19th ईस्ट एशिया समिट। कहाँ पे, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, कालालमपुर में, मलेशिया। ठीक है, कहाँ, कब कब हुआ था? कालालमपुर, मलेशिया में। नेचर लीडर्स लीड फोरम जो भी है इसके स्ट्रेटेजिक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करेगी। मेंबर्स इसके 18 है, एशियान तो ही है, प्लस ऑस्ट्रेलिया रहेगा, चाइना रहेगा, जापान रहेगा, इंडिया रहेगा, न्यूजीलैंड रहेगा, साउथ कोरिया रहेगा, रशिया रहेगा, यूएस रहेगा। पाकिस्तान है? नहीं। ठीक है, म्यांमार है? नहीं है। बांग्लादेश है? सॉरी, म्यांमार तो है, बांग्लादेश है? नहीं। बस इस तरीके से 6 प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन सी है? इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी। ठीक है, इतना याद ही रहेगा, जरूरत भी नहीं है, बस ये याद रख लिया। 2005 में हुआ था, कालालमपुर है मलेशिया में, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया था। इंडिया का इसका मेंबर है? हाँ। चाइना है? हाँ। यूएस है? हाँ। बस इस तरीके से याद रखिए। नॉर्थ कोरिया है? नहीं, साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं AITIGA, कब ये हेल्ड, कहाँ पे ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था? जकार्ता से स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली हेल्ड भी हुआ है। 2009 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और एशियन के बीच में। ठीक है, तो रेड्यूस ट्रेड बैरियर, डिपेंडेंस, इकोनॉमिक टाइप बिटवीन एशियन एंड इंडिया के बीच में इंक्रीज करने के लिए बात हुई थी। ओके सॉरी। तो इंडिया से इसको बेनिफिट नहीं, इंडिया को तो अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है, मगर अपकमिंग डेज में हो सकता है बेनिफिट, क्योंकि इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने लगा और सॉफ्टवेयर में और आईटी इंडस्ट्रीज में इंडिया एज ए लीड पार्टनर बना है। मुझे ये बताए कौन से कंट्री के साथ अभी इंडिया का ये इशू चल रहा था कि हमारे यहाँ के लोगों को उठा के लेके जाया जाता था वहां पे और फोर्सफुली उनसे वर्क करवा के वेस्टर्न कंट्रीज में क्राइम करवाया जाता था, जिसके वजह से इंडिया का नाम खराब होता था, ना कि उस एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम खराब होता था। ये मुझे कमेंट करके बताना कौन सी वो कंट्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर अ रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क। ठीक है, तो शार्क एक करेंसी स्वैप होता है। करेंसी स्वैप क्या होता है? कोई भी दो कंट्री ये डिसाइड करती है कि अब हम जो भी लेन देन करेंगे सिर्फ हमारी करेंसी में करेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो हम दो ये कंट्री एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमें कोई इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर डिपेंडेंस ना होके हमारे खुद के एक करेंसी के बास्केट में हमें रहना पड़ेगा, तो जिससे हमें मतलब इकोनॉमिक में बेनिफिट भी पड़ेगा और हमारी करेंसी को ज्यादा हार्म भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसी चीज को नजर में रखते हुए ये सब चीजें होने लगी थी। तो ब्रिक्स एक कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, कब हुआ? का 2015 में साइन हुआ। ठीक है, और फिर इंडिया जापान बायलैटरल सीएसए हुआ कि क्या अमाउंट, कितना अमाउंट? $75 बिलियन का हुआ। इंडिया यूएसए के साथ हुआ है, सॉरी इंडिया यूएई के साथ हुआ है, इंडिया श्रीलंका के साथ हुआ और भी बहुत सारी कंट्री के साथ हुआ है। और बताइए कौन कौन से, क्या श्रीलंका के साथ हुआ है? हाँ हुआ है। बांग्लादेश के साथ हुआ है क्या? ये बताइए मुझे। म्यांमार के साथ हुआ है क्या? ये मुझे बताइए। इंडोनेशिया के साथ हुआ है क्या? ये बताइए। और साथ ही साथ ये बताना कौन सी ऐसी एशियन फर्स्ट कंट्री थी जहां पे यूपीआई को परमिशन मिली है एज अ फर्स्ट कंट्री एशियन कंट्री, सॉरी। हाँ, चलिए अब बात करते हैं शार्क के बारे में। शार्क कब स्टैब्लिश हुआ? 1985। शार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कौन से चार्टर से हुआ था? ढाका में हुआ था ये समिट, उस चार्टर के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया था। कौन इसके मेंबर थे उस टाइम पे? इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। भूटान है? हाँ है। नेपाल है? हाँ है। पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। म्यांमार है क्या? नहीं है। बस इस तरीके से देखना है आपको, म्यांमार नहीं है। ऑब्जेक्टिव स्टेटस जो भी है 9 कंट्रीज को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसमें तो कुछ बताने के लिए है नहीं, वो आप उसको देख ही लीजिए। मेरा काम है कि फटाफट आपको पढ़ा के ये पूरा खत्म करवाना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में बहुत ज्यादा बताने लग जाऊंगा। बिम्स्टेक आया। बिम्स्टेक का 5th समिट कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद भी उधर क्यों हुआ? क्योंकि बहुत स्टेबलाइज्ड है ना इकोनॉमी,
एंडोर्समेंट चार्टर बाय ये नेपाल ने एक चार्टर भी प्रेजेंट किया था बिम्स्टेक का, वो क्या था चार्टर, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बिम्स्टेक जैसे कि इसका जो सेक्रेटरीट कहाँ पे है, बांग्लादेश में। कहाँ पे, ढाका में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेपाल में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, इंडिया में नहीं है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका में। याद रखना जरूर, पूछ लेगा, दिमाग घूम जाएगा। 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, ये इनके मेंबरशिप है। म्यांमार आया, थाईलैंड आया, श्रीलंका आया, इंडिया आया, बांग्लादेश आया, नेपाल आया, भूटान आया, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं। बस इस चीज को याद रखना, किसमें नहीं, बिम्स्टेक में पाकिस्तान एज ए मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखो। बिम्स्टेक और ब्रिक्स दोनों अलग है। ब्रिक्स में क्या म्यांमार है, नहीं है। बिम्स्टेक में म्यांमार में है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था ये, इसके लिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से, बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। बिम्स्टेक प्रिंसिपल क्या, सोवरेनिटी इक्वलिटी को डिसाइड करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर करना, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देना, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर में, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना। 7 फोकस एरिया इसका यहाँ पे है, ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, सिक्योरिटी एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी है, साइंस टेक्नोलॉजी को एनहांसमेंट करना है, इनोवेशन और कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। तो बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज होती है बिम्स्टेक की कंट्रियों के बीच में, ठीक है। ये लास्ट वाला हम कर लेते हैं, बस अब 5 मिनट रुकिए। क्वाड है, बस क्वाड को हम खत्म कर लेते हैं, अंकुश कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट हम करें। क्वाड, क्वाड जो ग्रुप है, यूएस ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, बहुत सारे इनिशिएटिव, क्योंकि एक जगह पे एक जगह पे क्लाइमेट चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ गई थी, जिसकी वजह से ये एक इनिशिएटिव लेगा था एज अ कोऑपरेटिव तौर पे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का कॉपरेशन कहाँ पे करेगा, एक इंडो पैसिफिक ओशंस में रीजन पे यहाँ पे इंश्योर करेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अटेंड द क्वाड लीडर समिट, कहाँ पे हुआ था, वेलिंगटन में हुआ था, यूएस में। पता है ना क्यों हुआ था, ये मुझे कमेंट करके बताना, और 2025 में कहाँ होगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो क्वाड कैंसर मून शॉट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड कैंसर मून शॉट किससे रिलेटेड है, सर्विकल कैंसर से। जरूर याद रखना, पूछ लेगा, ऐसे एक स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि मून में कोई मिशन लॉन्च करने वाले हैं क्वाड का, उसके ऊपर से पूछ लेगा, या क्वाड का कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा उसके ऊपर से पूछ लेगा, ऐसा करके पूछ लेगा। तो सर्विकल कैंसर के ऊपर या दूसरे कैंसर के ऊपर नाम लेकर डाल सकता है, इसको चीज को याद रखना। क्वाड पोर्ट्स ऑफ अ फ्यूचर पार्टनरशिप के ऊपर से हुआ था। फिर एक हुआ था मैत्री, मैत्री रिलेटेड टू क्वाड, ठीक है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, किससे, चाइना से, चाइना के अगेंस्ट रहने के लिए ये एक्सरसाइज करी जा रही थी, ठीक है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन 2025 में एक मिशन इम्प्लीमेंट किया गया था। इससे क्या होगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। इंडिया विल होस्ट 2025, पता चलेगा किसने होस्ट किया था, जिसने कमेंट कर दिया था पहले, बहुत अच्छी बात है। इसका एम क्या है कि पीस और हेल्दी पीस और सिक्योरिटी, और उसके बाद जितने भी रेजिलिएंट, फ्री, ओपोनेंट और इंडिपेंडेंट इंश्योर करने के लिए, है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसके हेडक्वार्टर और बाकी सबके ऊपर से हम अभी बात करेंगे। अब देख, क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2023 में स्टार्ट हो गई थी, ये बड़े अच्छे से फोर्सफुली। जो इसके 6 लेवल के इनिशिएटिव्स है, इसके बारे में हम बात करें। एक क्लाइमेट के ऊपर से क्यू चैप्स है, चैम्स है। क्यू चैम्स मतलब क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज दिया जाएगा। क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी रहेगी इसमें। मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम, डोमेन अवेयरनेस के थ्रू पे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाएगा किसके थ्रू पे, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द इंडो पैसिफिक ट्रिप इन 2018 में इंश्योर किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा 2022 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप में, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं यहाँ पे किसके किसके बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में। सबसे पहला ये इनिशिएटिव आया था 2004 में। अब मुझे ये बताइए क्वाड कहाँ से आया था, कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें से इसको लाया गया था। उस एक्सरसाइज का नाम मुझे जो भी कमेंट में करके बताएगा, भाई हेड्स ऑफ है इसके लिए, क्या पढ़ा है फिर बंदे ने। 2007 में फॉर्मलाइज्ड बाय जापान, फर्स्ट क्वाड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द एशियन रीजनल फोरम में हुआ था।
2017 में फर्स्ट ऑफिशियल टॉक एट हेल्ड कहाँ पे हुआ था? ईस्ट एशिया समिट में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और इंडो पैसिफिक रीजन को इंश्योर करने के लिए। अबाउट स्क्वाड के बारे में हम बात करें तो यूएस इंटरनेशनलाइजेशन हुआ था 2024 में, स्क्वाड करके नाम पड़ गया था, तो पूरा एक इंटरनेशनलाइजेशन हो गया था और उसके ऊपर अच्छे से बात होने लगी थी, ठीक है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान के ऊपर सबसे ज्यादा बात हो गई थी और पूरा डीप इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना मॉडर्नाइजेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर से पूरा बात की जाएगी, जिससे चाइना को सिक्योर कर पाए इंडो चाइना एक रीजन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बारे में हम और भी कल बात करेंगे। और भी डिटेल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिधर आपको और भी डिटेल में हम प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ इनिशिएटिव्स है, 90 डेज 90 प्रोग्राम हम इनिशिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।